लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा मुद्दा लगातार चलता हुआ और उस पर बातचीत बयानबाजी का सिलसिला भी। कांग्रेस जहां एक तरफ स्टेटहुड की बहाली को लेकर के लगातार मुहिम चला रही है और हमारी रियासत हमारा हक के नाम से जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्टेटहुड की बहाली को लेकर संजीदा हो चुकी है। स्टेटहुड की जल्द से जल्द बहाली को यकीनी बनाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें चल रही है और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुल्क की 40 से ज्यादा सियासी पार्टियों के सरबराहान को खत लिखा है। जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली की मांग की है। उन्होंने वाजे किया है कि रियासत का दर्जा बहाल होना ये कोई इनायत नहीं है, तोहफा नहीं है, गिफ्ट नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मौजूदा पार्लियामेंट सेशन में इस सिलसिले में कानून लाया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी हुकूमत ने 9 महीने पहले करारदाद पास करा करके स्टेटहुड की फौरी बहाली का मुतालबा किया था, जिसे उन्होंने खुद वज़ीर आज़म तक पहुंचाया और उन्हें पेश कदमी की यकीन दहानी भी करवाई गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रियासत की हैसियत को एक बुनियादी और आईनी हक के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी का एक तोहफा समझा जाने लगा है तो ये एक खतरनाक सूरत हाल अख्तियार करेगा। मैंने तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल एमपीज़ की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा अवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं, अच्छी बात है, 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फ़ैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। एज़ सून एज़ पॉसिबल को होते होते अब कितने साल हो गए, अभी तक हमें मिला नहीं। अब बहुत टाइम हो गया है। अब अदालत को सुनवाई के बाद फौरी तौर स्टेटहुड का जो है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता फिर अदालत की तरफ से होना होगा। सेम इसी मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो खुद ही दिल्ली जाएंगे। उन्होंने बताया कि अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और जहां पे स्टेटहुड बहाली के मुद्दे पर खुल करके अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भरोसा जताया कि जैसे ही पहले तमाम जमातें इस मसले पर उनके साथ खड़ी रही हैं, वैसे ही इस बार भी उनका साथ देंगे और उनका कहना है कि यह सिर्फ एक सियासी मसला नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की हक पहचान का मसला है। मैं कल खुद जा रहा हूँ। कांग्रेस के नेता उन्हें बुलाया है, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उसमें इस बात का रखूंगा और उम्मीद है वो पहले भी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और वहीं पीडीपी पर निशाना साधते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उस वक्त के लीडर्स ने उनका स्टैंड मान लिया होता तो नतीजा कुछ और होता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी पर इल्ज़ाम लगाया कि जो लोग उन्हें जम्मू कश्मीर को लेकर के यानी कि बीजेपी को लेकर के जम्मू कश्मीर आए, यानी बीजेपी का दाखिला जम्मू कश्मीर में करवाया, वो ही रियासत की तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार हैं। अगर पीडीपी ने यह मुसीबत नहीं लाई होती तो ये मुसीबत नहीं होती। बीजेपी ने तो मुसीबत लाई ना, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है? वो क्या हमें बोलेंगे? अफसोस तो मुझे इस बात का आता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, 35 से जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी, कि हमारे साथ इश्तराक करके आप हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। किसे लाया? वो जिम्मेदार हैं।
बड़ा कदम। चीज़ें बहुत ही भयावह, क्योंकि लगातार दो पार्टियां ऐसी हैं जिसकी वजह से जिसके दरमियान आमतौर पे इस तरह की कलिश, चपकलिश, बयानबाजी, इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को ही जिम्मेदार ठहराती हैं और इसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी मिली है। यानी कि लगातार लोगों के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात को कहा है कि 2014 में अगर बीजेपी को पीडीपी नहीं लाती या फिर हुकूमत बीजेपी के साथ पीडीपी नहीं बनाती तो आज रियासत की बहाली या फिर 370 को ख़त्म करना, 35A को हटाना, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। और मौजूदा समय में रियासत की बहाली के लिए जो कोशिशें, जो जंग चल रही है वो पेश नहीं आती। यानी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा बहाल रहता और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदली हुई नज़र आती। हालांकि इस चीज़ के लिए लगातार पीडीपी अपने आप को डिफेंड भी करती रही है, लेकिन अवाम तक पहुँच बनाने में, अवाम तक इन तमाम तर चीज़ों को पहुँचाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। देखिए, इस चीज़ को ऐसे मत समझिए कि बीजेपी को पीडीपी लेकर के आई है तो इसी वजह से रियासत की सूरत हाल ये हुई है। अगर पीडीपी नहीं लाती तो कोई और पार्टी लाती, और अगर पीडीपी नहीं लाती तो शायद बीजेपी अपने बलबूते पर आती, कोई ना कोई सूरत हाल होती। जाहिर है कि अवाम का मत किसी से ज़बरदस्ती नहीं दिलवाया जाता और इसी सिलसिले में पीडीपी का भी अपना स्टैंड रहा है। लेकिन पार्टी के लीडर, पार्टी के स्पोक्सपर्सन बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं इन इल्ज़ाम तराशियों के बारे में। एडवोकेट आदित्य गुप्ता पीडीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निमरता शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नासिर लोन साहब हमारे साथ जेकेएनसी से जुड़े हुए हैं। सीधा मैं कांग्रेस की तरफ आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो फिलहाल चल रहा है कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस की जानिब से लगातार दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, ये सारी चीज़ें, उसका माहसल क्या है, आउटपुट क्या है और एग्जीक्यूशंस कहाँ तक जाएंगे। निमरता जी, इस्तकबाल है आपका और सवाल सिर्फ यही है कि पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ नजर नहीं आई। स्टेटहुड की बहाली के लिए आप जंतर मंतर पे आए, लगातार कोशिशें करते नजर आए और अब सुगबुगाहट देखने को मिल रही है फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की जानिब से। देखिए, कांग्रेस ने जो मुहिम शुरू की वो पिछले 3 महीने से कांग्रेस इस मुहिम में जुटी है और हमने हमारी रियासत हमारा हक का जो नारा दिया था वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बूथ लेवल तक हमने पहुंचाने की कोशिश की और मुझे लगता है उसने मोमेंटम पकड़ा है। उसके बाद हमने चलो जम्मू का नारा दिया, चलो कश्मीर का नारा दिया और अंत में हमने चलो दिल्ली का नारा दिया, जिसमें यहाँ से तकरीबन 600 से 700 लोगों ने शमूलियत की और जंतर मंतर पे हमने अपनी बात को रखा, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली से इकट्ठे हुए। और मुझे लगता है आज वो परिस्थिति आ गई है कि भाजपा आज कटघरे के अंदर है और हमारी जो स्टेटहुड की मांग है उसने एक बहुत मजबूती पकड़ी है। देखिए, ये जो झूठ और सच में फर्क है वो फर्क हम भी समझते हैं। ये जो सच और झूठ में फर्क है ये फर्क हम भी समझते हैं। सियासी हातिमों की मजबूरी को हम भी समझते हैं। कुछ लोग अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, कुछ लोग अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को भी कुछ लोग मजबूरी समझते हैं। तो ये जो डकैत दिल्ली के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने जिस तरह से हमारे स्टेट को यहाँ से छीन लिया और हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, मुझे लगता है वो समय आ गया कि अगर वो नहीं देंगे तो हमें छीन के अपना हक लेना होगा। हम गली गली, सड़क सड़क तक ये बात पहुंचाएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा ने लूट खसूट मचा रखी है। आज इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हुए भी एक अनइलेक्टेड एलजी के द्वारा वो यहाँ अपना प्रशासन चलाना चाहते हैं और मुझे लगता है अब तो उनका टेन्योर भी पूरा हो गया, उनको अपना साम्राज्य यहाँ से ले जाना चाहिए और यहाँ फुल फ्लेज गवर्नर और फुल फ्लेज स्टेट की जो हमारी मांग है उसे अब उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये जो वादा था ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी कि आफ्टर इलेक्शंस यू शुड गिव द स्टेटहुड बैक टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो मांग है इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। इलेक्शंस भी अगर सुप्रीम कोर्ट ना चाहती तो जम्मू कश्मीर में ना होते। ठीक है, बिल्कुल इलेक्शन की बात पे भी हम आएंगे। मैं निमरता जी, मैं चाहूंगा कि उस चीज को भी क्लियर करें, क्योंकि जिस दिल्ली की आप बात करें उसी दिल्ली से एक आवाज उठी कि श्रीनगर में आपने प्रोटेस्ट किया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, जम्मू में भी सेम इसी तरह की सिचुएशन दोहराई गई। आप यहां पहुंचे, हालांकि दिल्ली में आपका प्रोटेस्ट काफी कामयाब रहा, तेज बारिश के बीच में आप लोग खड़े रहे और जम्मू कश्मीर के हुकूक की बहाली की बात करते रहे। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस इसमें पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, सियासत या अपने मफाद की बातें नहीं कर रही है, तो फिर वहां पर श्रीनगर में भी हुआ, जम्मू में भी हुआ, पीडीपी एनसी जैसी पार्टियां कहां थी उनके साथ, या फिर दिल्ली उनके साथ एमएलएज आ सकते थे, 45-50 एमएलएज अगर वहां से आ जाते तो एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता। तो इसका मतलब साफ है कि इनके खेमे में ही इंडियाज प्रोटेस्ट जो हमारी अपनी एक इंडिया अलायंस की वो थी, ये कांग्रेस ने अपने लेवल पे एक प्रोटेस्ट शुरू किया है।
हाँ, हमने सब पार्टीज को आह्वान किया था। अब धीरे धीरे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कल कर्नाटका के चलते राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई है इंडिया अलायंस की, मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें भी और ताकत मिलेगी, क्योंकि एनसीबी यही चाहती है कि स्टेटहुड बहाल हो। जिस तरह से हमने देखा ये धक्का मुक्की ना सिर्फ हमारे एमएलएस के साथ की गई, बल्कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ की गई। तो मुझे लगता है आज ये बहुत ही एक बदनुमा दाग बन के रह गया कि डेमोक्रेसी के होते हुए एक मुख्यमंत्री जो चुना हुआ है, जिसने मेजोरिटी सीट्स ली है स्टेट के अंदर, उसके साथ इस तरह से व्यवहार करना, ये मुझे लगता है अपने आप ही डेमोक्रेसी का एक कत्ल है। और इसमें पीडीपी भी बढ़ चढ़कर हमारे साथ आएगी, मुझे लगता है, क्योंकि ये मसला सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, ये आम जनमानस का मसला है, ये जम्मू कश्मीर का मसला है। इसमें इन्विटेशंस की जरूरत नहीं है, इसमें हम सबको साथ होके इस मुहिम को आगे ले जाना है और अपनी स्टेटहुड को बहाल करवाना है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको आदत हो गई है लूटने की, खसूटने की, या मिनरल वेल्थ को लूट लो, यहाँ से नौकरियों को आउटसोर्स कर दो, यहाँ बाकी सब चीजों को जिस तरह से वो करना चाहती, तो मुझे लगता है इस मुहिम में ये सब हमारे साथ देंगे। और ये मुहिम अब जिस लेवल तक कांग्रेस ने पहुंचा दी है, अब वो दिन दूर नहीं कि जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा और जम्मू कश्मीर फिर से एक खुशहाल स्टेट होगी, जिसके पास अपने हुकूक होंगे, यहाँ के लोगों की जमीनों का हक लोगों के पास होगा, यहाँ की नौकरियों का हक लोगों के पास होगा। ये बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी का जिस तरह का कत्ल जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया, और उसको देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी का आज पैनलिस्ट में कोई भी नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं इसे यूटी बनाने में और 5 अगस्त 2019 के फैसले से बहुत खुश हैं, लेकिन आपने कहीं भी उनका जश्न मनाते देखा गया क्या जम्मू कश्मीर के अंदर? क्योंकि आज लोग दुखी हैं, जो हालात जम्मू कश्मीर के हैं, लोग जम्मू कश्मीर की जनता दुखी है इस फैसले से, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की स्टेट को, प्रिंसली स्टेट को तोड़ के और 2 विभाजन किया गया और उसका दर्जा एक स्टेट से यूटी का कर दिया गया। मुझे लगता है इससे शर्मिंदगी बात कोई नहीं होगी, और इस दिन को एक काला इतिहास के नाम से, काला दिवस के नाम से पूरे, मुझे लगता है, जिंदगी याद रखा जाएगा। और इतिहास के पन्नों में ये काला अध्याय जो लिख दिया है भारतीय जनता पार्टी में, इसको याद रखा जाएगा कि बिल्कुल बड़ी बात है। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज इस लिस्ट में, इस टीम में इस वजह से शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनका एक सेम पैटर्न है और उसी पे वो चलते हैं। सेम उनकी स्टेटमेंट है कि जब तक यहाँ पे मिलिटेंसी, इवन ओजीडब्ल्यू का खात्मा नहीं होगा, तब तक रियासत का दर्जा नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह, और ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट टाइम, इससे बाहर वो निकलते ही नहीं। वो टाइम फ्रेम उनका फिक्स है। बीजेपी पिछले 2019 से बीजेपी का यहाँ राज्य है, आप साम्राज्य ही मानिए, क्योंकि यहाँ तो डेमोक्रेसी का कत्ल हो चुका है। और जिस तरह से हमने देखा कि आतंकवाद, जिस आतंकवाद को वो खत्म करने की बात करते थे, उस आतंकवाद को कांग्रेस की सरकार जब रही, पिछली सरकारें 2014 तक, हमने सैनिटाइज कर दिया था जम्मू को भी और कश्मीर को भी। मुझे लगता है इक्का दुक्का भी वाकया कश्मीर के अंदर भी देखने को नहीं मिलता था। वहीं अब सिलेक्टिव किलिंग का दौर, नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारने का दौर हमने देखा। रिजर्व कैटेगरी के तहत हमारे जो लोग कश्मीर के अंदर लगे थे, उनकी हमने देखी शहादत देते हुए, उनको देखा। कश्मीरी पंडितों को, जिन्होंने उस वक्त भी विस्थापन नहीं किया जब लोगों का वहां से विस्थापन हुआ, तो उनका भी कत्ल हमने होते देखा। जम्मू के अंदर, बनी बिलावर के अंदर, हमने रजौरी, पुंछ के अंदर, उधमपुर के अंदर, डोडा के अंदर, जम्मू के अंदर हमने वो घटनाएं देखी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर एथिकल और मॉरल वैल्यूज होती तो आज वो खुद ही यहाँ से चले जाते, पर उनको शर्म है कि उनको आती नहीं। मुझे लगता है कि आज समय हो गया है कि जम्मू कश्मीर को अब पूरी स्टेट का दर्जा देके यहाँ डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। ये इमरजेंसी जो अनडिक्लेयर्ड जम्मू कश्मीर के अंदर लगा रखी है, इसके लिए अब जम्मू कश्मीर की जनता और तैयार नहीं है। और जम्मू कश्मीर को, मुझे लगता है अब वो समय है कि जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है उसको जनता को तय करने दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए इंतखाबात हो चुके हैं और इसके लिए सारी तैयारियां में। बिल्कुल निमृता शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। नासिर साहब, माफी चाहता हूं ताखिर से आए आपके पास, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, करना भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप ये बता दीजिए जरूर आवाम को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जो काउंटर में किए जाते हैं उसकी वजह से भी सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि स्टेटहुड चाहिए ही क्यों, क्योंकि एक पैटर्न पे तो आप नजर नहीं आ रहे, एक प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रहे इवन, तो आपको स्टेटहुड क्यों चाहिए? अब जो बीजेपी काउंटर करती है, मैं दोहराना नहीं चाहता, सेम सारी चीजें आपको मालूम है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं आवाम के लिए, खुद अपने लिए, कि आपको स्टेटहुड चाहिए ही क्यों, जरूरत क्यों है आपको? देखिए, पहले आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आदाब आपको और जो मेरे को पैनलिस्ट हैं उन सबको जी। स्टेटहुड देखिए,
जब हम बात करते हैं, जब 2019 5 अगस्त को जब जो हमारा रियासत का दर्जा और 370 और 35 से जब हटाया गया, उस टाइम पे भी जब बीजेपी ने, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, उन्होंने जब तकरीर की पार्लियामेंट में, उन्होंने बहुत क्लियरली एक क्रोनोलॉजी सामने रखी कि पहले हम वहाँ जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कराएंगे, उसके बाद हम इलेक्शंस कराएंगे और उसके बाद जो है स्टेटहुड का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। उसके बाद जब 2023 में जब 370 का मुकदमा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे भी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब एडवोकेट जनरल से पूछा कि स्टेटहुड को लेके गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, उन्होंने वहां बहुत क्लियरली कहा कि बहुत जल्द जो है हम स्टेटहुड का दर्जा वापस दे देंगे। तो स्टेटहुड वापस देना या स्टेटहुड का दर्जा जो है वो रिस्टोर करना, ये कोई फेवर नहीं करेगा बीजेपी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर। ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो उन्होंने पार्लियामेंट में भी किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जो है दोहराया है उन्होंने। देखिए नासिर साहब, यहाँ तक मैं आता हूँ, आप पूरी बात कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि स्टेटहुड का मुद्दा इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है कि देखिए 6 साल बाद जब यहाँ लोगों ने बहुत बड़ी मेजोरिटी में और बहुत बड़े लेवल पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद जब एक अपनी सरकार चुनी, उन्हें ये उम्मीद थी कि ये जो सरकार है ये उनके लिए काम करेगी और जो उनके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करेगी, और जो एक सरकार चुनी हुई सरकार का काम भी है जिसके लिए वो हर 5 साल में अकाउंटेबल भी होते हैं लोगों के साथ। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि यूटी के सेटअप में बिल्कुल जो है 2 पावर सेंटर्स हैं, एक जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है और एक जो लोगों के चुने हुए चीफ मिनिस्टर है। लोगों के चुने हुए चीफ मिनिस्टर को अपनी मर्जी से अपने मुताबिक जो है काम करने नहीं दिया जा रहा है, और इसकी कई सारी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। हर जगह जो है मुदाखलत होती है गवर्नर के ऑफिस की। तो जो ये ड्यूअल सिस्टम है, जो ये 2 पावर सेंटर्स है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है किसी छोटे खित्ते में, जहां पे जैसे पौंडीचेरी हो या चंडीगढ़ हो या कोई और जो यूटी है, वहां पे ये वर्क करता हो, बट जम्मू कश्मीर जैसी बड़ी रियासत के लिए, जो एक सबसे पावरफुल रियासत थी पूरे मुल्क की, वहां पे ये बिल्कुल जो सिस्टम है वो फेल होता नजर आ रहा है। नहीं, और नासिर साहब, मैं सवाल मुकम्मल कर लेता हूं ताकि इस चीज को क्लियरिफाई करने में आसान हो। देखिए, बीजेपी सेंटर में आई, उसने बहुत सारे वादे किए, चाहे वो 15 लाख हो, 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हो, दुनिया भर की सारी चीजें। और उसके अलावा आपके, अगर मैं जम्मू कश्मीर या लद्दाख की ही बात करूं, तो लद्दाख के लिए उन्होंने स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन और पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह वगैरह की डिमांड की, जो आज तक पूरे नहीं हुए। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के साथ ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने पूरे करवाए। दुनिया को मालूम है सर। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि स्टेटहुड के बारे में या फिर जम्मू कश्मीर की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो आपको मालूम था, आप इसी वजह से इलेक्शन में आए। हालांकि आपने कहा कि इसकी बहाली के लिए जंग करेंगे, लेकिन 1 साल के करीब होने को है, आप दूसरों को बदनाम करते हैं। आप ये कहते हैं कि पीडीपी ने रियासत की सूरत हाल को बिगाड़ दिया या आज उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन 1 साल हो गए और एक काम अवाम के लिए नहीं होता। आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, आप फोकस ये कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियां बदनाम हो और हमारा जो है मतलब काम चलता रहे। ये सवाल बन रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहां तक पीडीपी का सवाल है और जो आज फारूक साहब का बयान आया है, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर 2015 में मरहूम मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ हाथ मिला के सरकार नहीं बनाई होती तो शायद आज ये सूरत हाल नहीं होती। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, हम दोनों ने उस टाइम पे अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर किया था पीडीपी को कि हम आपको जो है दोनों जो है अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, हम गवर्नमेंट का पार्ट भी नहीं बनेंगे, हम मिनिस्ट्रीज भी नहीं लेंगे, आप गवर्नमेंट बनाइए, आप चलाइए, लेकिन बीजेपी को जो है बाहर रखिए। और वो एक बहुत बड़ी चीज थी। अगर आप पॉलिटिकली मुझसे पूछे एज अ पॉलिटिकल वर्कर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था कि आप अपनी जो बिल्कुल आपकी आर्च राइवल पार्टी है उसको आप अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे नजर बहुत दूर थी, नजर इसी पे थी कि अगर बीजेपी जेएंडके में गवर्नमेंट बनाती है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है 370 के साथ छेड़छाड़ या ऐसी चीज जो है वो जरूर करेंगे। तो वो उसका कॉन्टेक्स्ट है बहुत बड़ा, और उसका जो है बिल्कुल पीडीपी की जो है खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जो आज आप देख रहे हैं कि
पीडीपी के सिर्फ 3 एमएलए हैं असेंबली में, उसका एक बहुत बड़ा वही रीजन है कि लोगों ने भी जो है वो चीज नापसंद की कि बीजेपी के साथ ना जाकर अगर उस टाइम पे पीडीपी एनसी और कांग्रेस के साथ गई होती तो शायद ये सूरत हाल नहीं होती। मैं दूसरे सवाल का आपके जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, हमें लगा था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़े बड़े वादे करती है और वो वादे पूरे नहीं करती है, लेकिन वो वादा बीजेपी ने नहीं किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ बीजेपी, वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है टॉप लॉयर है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत क्लियर अल्फाजों में कहा था कि जो है जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। और जहां तक हमारे गवर्नमेंट के काम करने की बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, या अगर आप पिछले 8 महीने में जो नजर डालें, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो है लिए हैं हमारी गवर्नमेंट ने। चलिए, मैं काम पे जरूर आऊंगा नासिर साहब, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आदित्य गुप्ता साहब, एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब का इस्तकबाल कर लेते हैं हमारे साथ। पीडीपी के एक नौजवान चेहरा और काफी बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज चूंकि कुछ ऐसे सवाल नासिर साहब ने भी उठाए और शर्मा जी ने भी उठाए, मैं चाहता हूं कि इन तमाम चीजों को एक साथ लेकर के चलूं और ताकि उसके बाद हर एक चीज बेबाकी के साथ अवाम के सामने में रखी जाए। पहला जो मेन मैं काउंटर चाहूंगा आपसे एडवोकेट साहब, खास तौर पे नासिर साहब ने जो कहा या फारूक अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने कहा, मैं उसका जवाब चाहूंगा। देखिए, अगर उस टाइम पे कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके पास गई थी और उस टाइम की जो सिचुएशन है वो आपको भी पता है, बल्कि हमारे तीनों पैनलिस्ट को पता है और सब दुनिया भी जानती है, लेकिन मैं आपकी जुबानी क्लियरिफिकेशन चाहता हूं। थैंक यू आमिर। सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट नासिर और नम्रता जी दोनों को नमस्कार। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो तो हिस्ट्री में लिखी गई हुई चीज, इसमें कोई दो राय नहीं है क्या हुआ था जी। लेकिन एक चीज जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है कि हम फैक्स मशीन का जो फियास्को हुआ था वो उसी सपोर्ट के साथ में हुआ था। एंड नासिर इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, मेरे को नहीं लगता कि नासिर को ये बात कहनी चाहिए कि पीडीपी की वजह से 370 टूटा, क्योंकि पीडीपी की सरकार जो है वो 2018 में ही खत्म हो गई हुई थी और 2019 में ब्रूट मेजोरिटी बीजेपी को मिलती है, 303 सीटें वो लेते हैं। दैट वाज द फेलियर ऑफ द नेशनल पार्टी, दैट इज कांग्रेस। और नेशनल फ्रंट की बीजेपी को ऐसी मेजोरिटी मिली क्योंकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ लेते पार्लियामेंट में, हमारा नहीं था। लेकिन कांग्रेस था जो जिसने 370 हमको दिया था और ये उसकी ड्यूटी थी कि उसको डिफेंड करे। जहां तक बात रही कि इनकी सपोर्ट की, तो इनकी सपोर्ट हमारे साथ हुई ना। हमने एक अलायंस बनाया था जिसको गुपकार अलायंस कहते हैं। बिल्कुल 2019 के इस तमाशे के बाद जब महबूबा जी ने खुद उठ के फारूक साहब को कहा कि आप इसकी सदारत करें, आप इसको चेयरमैन करें, हालांकि महबूबा जी खुद चल कर गई थी उनके दरवाजे पे गुपकार अलायंस बनाने के लिए, एंड दैट वाज आल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन हमने बनाया। लेकिन उस गुपकार अलायंस को फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियली तब गुपकार में आए थे। लेकिन उस गुपकार अलायंस को तोड़ा किसने? उमर साहब और फारूक साहब ने। सो जब ये अटेम्प्ट करते हैं या कोशिश करते हैं बार बार बोलने की, नहीं जी साहब बीजेपी को यहाँ नहीं लाना, बीजेपी को यहाँ नहीं लाना, लाया आपने है, दैट इज जस्ट अ गिमिक जो ये कश्मीर में बेचने की कोशिश करते हैं और ये रिलीजियस लाइंस पे बेचने की कोशिश करते हैं। मैं बिना देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी आदमी उठ के बोलता है कि बीजेपी को लाया, व्हाट ही वांट्स टू से इज अ पार्टी व्हिच इज रिलीजियसली बेस्ड in rest of the country has been brought into Kashmir. This is what they want to say. कि कश्मीर एक मुस्लिम इलाका है, उसके ऊपर गवर्नेंस के लिए आपने एक हिंदू पार्टी को लाकर दे। That's what they want to try and sell to Kashmiris. And ये चीज जो है ये सियासतदानों की वजह से, ये सियासतदान की मुंह से निकलता हुआ अच्छा है, आप इनको लीडर नहीं कह सकते फॉर अ मास लीडर। और दूसरी बात ये रही, आज फारूक साहब ने बोला कि जी 2015 में आपने ये किया। फारूक साहब की ये लस्ट ऑफ पावर थी जिसकी वजह से 1987 हुआ और उसके बाद कश्मीर में आग लगी, जो आज तक हम बोल रहे हैं। ये बात फारूक साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद रखनी चाहिए। ये आपकी जन्म पत्री का हिस्सा है कि ये सब कुछ, ये जो तमाशा हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ 1987 में, आपकी लस्ट ऑफ पावर, आपको किसने कहा था? और ये बात एडमिटेड है। देयर वर इंसिडेंट्स और वहां पे हुआ है जब इतनी दुनिया ने वोट डाला और सबको इतना डिससैटिस्फैक्शन हुई, वो इसी वजह से हुई थी ना, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस को रिग किया गया था। आप जहां तक बार बार आप कहते हैं कि कोई पाप की
आप रियासत बात, एक जो जरूरी बात है कि बार बार रियासत स्टेटहुड के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों इतना तवज्जो दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जनाब, जब आपको पता था कि लेफ्ट की अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आपकी पावर्स कन्फाइंड होंगी, लिमिटेड होंगी, इसी वजह से मैडम ने भी तो यही कहा था महबूबा जी ने कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक स्टेट के अंदर ही इलेक्शन लड़ूंगी, यूनियन टेरिटरी में लड़नी नहीं। उमर साहब ने खुद एक्सप्रेसली कहा था कि जी मैं अपने चपरासी की ट्रांसफर कराने के लिए भी एलजी के दरवाजे पे बैठूंगा, मैं नहीं बनना चाहता। देन ही लूजेस हिज इलेक्शन नॉर्थ कश्मीर की। अब पावर हंग्री, अब कुर्सी तो है नहीं, अब इलेक्शन लड़ेंगे नहीं तो चीफ मिनिस्टर किसी और को बनाना पड़ेगा। साहब ने इलेक्शन लड़ ली और इलेक्शन एक सीट से नहीं 2 सीटों से लड़ी। बिल्कुल। So this shows the desire of the chief minister sitting, incumbent chief minister sitting right now, कि उनको कुर्सी चाहिए थी। और आज आप मेरे को बताएं, अगर गुलमर्ग में कैबिनेट मीटिंग करनी हो, आपने पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग करनी हो, आपने गाड़ियां ऑर्डर करनी हो, आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल करना हो, आपको अफसर ट्रांसफर करने हो, उसमें सब चीजों में अफसर चलता है। लेकिन जब लोगों की बात करनी होती है, लोगों के मुद्दे उठाने होते हैं, उस टाइम पे आप कहते हैं कि साहब हमारी तो सरकार नहीं, हमारी चलती नहीं है। और बार बार हर चीज के लिए पीडीपी को जो जिम्मेदारी, ये तो आपका तो वो हाल हो गया जो बीजेपी का है, हर चीज के लिए नेहरू का नाम लेना। आप मुझे बताएं कि आपने 60 साल गवर्नेंस की है, आपने मिलिटेंसी के दौरान किया, आपके इलाके आपके टेन्योर में कभी भी कश्मीर की हिस्ट्री में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके टेन्योर में जब आपकी सरकार चली है उस वक्त पे किसी किस्म की पीस जम्मू कश्मीर में आया है। जो आपने दिया है जम्मू कश्मीर को, आपने इखवान दिया जम्मू कश्मीर को, आपने एसटीएफ दिया जम्मू कश्मीर को, आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर को दिया, जितनी डिटेंशन। और आज उठ के जब आप स्टेटहुड की बात करते हो, स्पेशल स्टेटस को छोड़ते हैं, मैं कल इनके स्पोक्स पर्सन को सुन रहा था, मिस हांडू को, जो who happens to be full-fledged part of the national conference spokesperson team, she says कि हमारा तो जी सिर्फ जो मुद्दा है वो स्टेटहुड है। तो आपने बेसिकली बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। और स्टेज जी सबसे अम्यूजिंग चीज ये है कि कांग्रेस इज सो पजल्ड कि उनको भी समझ नहीं आ रहा है, वो भी उसी स्टेटहुड के, वही जो बीजेपी का एजेंडा है वो आप चला रहे हैं। अब आप मुझे पता है ना कि जम्मू कश्मीर की जो जंग है, जो जम्मू कश्मीर से स्ट्रिप ऑफ हुआ है, वो उसका स्पेशल स्टेटस है। मैं आपको कहता हूं ये सवाल तो खैर आज तक हमें भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है जो रियासत के हक के लिए इतनी ज्यादा फाइट हो रही है, क्योंकि ये तो एक डिमांड नहीं है, ये तो राइट है। और इस चीज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं थोड़ा सा, अगर प्लीज बोलिए। मैं पहले ही माफी चाहूंगा अगर मेरी डिस्क्रिप्शन में अगर किसी को कोई ऑफेंसिव लगे। नहीं, मैं जवाब लूंगा, कांग्रेस से भी लूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी। बोलिए आप। देखो, जवानी के रोश में जब 11वीं जब कॉलेज के दौरान होता है, 12वीं का दौर होता है, तो काफी बच्चे जो होते हैं वो इश्क फिल्माने के दौर में चल पड़ते हैं। उनके घर वाले उनको बोलते हैं कि साहब आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इश्क फिल्माने की जिंदगी बाद में भी है, आज आपको पढ़ने का दौर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी वही हालत है। जब ये सरकार बनाना है जनाब, आपके पास बहुत पावर है, आप बहुत काम कर सकते हैं लोगों का, लेकिन आपने जो अभी जिद पकड़ के रखी है, आपने करके रखा है कि साहब हमको जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक हम हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। आप मुझे बताएं, पिछले 10-11 महीने से सिर्फ स्टेटहुड के नाम पर आप बताएं कि आपने कितना नुकसान किया। आपके अपने एमएलए बेग साहब वो उठ के कहते हैं कि साहब मुझे माफी मांगनी पड़ेगी लोगों से, हम काम नहीं कर पा रहे। दिस इज समथिंग जो आपको पता था। दिल्ली में ऐसा तमाशा होता रहा, पौंडीचेरी में आपको पता है विद whom you are getting in bed with। अब आप क्या कर रहे हैं, आप गुलदस्ते उठा के दे रहे हैं, आप उनकी तारीफें कर रहे हैं। जब आप टनल की इनॉग्रेशन पे उठ के कहते हैं स्टेटहुड, आप मुझे बताएं, आप ये नहीं बोल सकते थे वहां पर कि हमारे 2000 लड़के डिटेन हुए हैं जनाब, उनको रिलीज करो, हमारे लोग बाहर जेलों में सड़ रहे हैं, आप उनको वापस, और आई एम नॉट सेइंग कि आप ट्रायल को, आप ये बोल सकते हैं कि एनआईए के केसेस जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, देयर इज ओनली वन कोर्ट दैट एडजुडिकेट्स। आप मल्टीपल को, आपने ये नहीं बोला कि जनाब हमको पैसा दो ताकि हम बिजली के 200 यूनिट दे सके। आपने ये बात नहीं बोली कि हमारे यहाँ पे ड्रग बड़ा हो गया है, हमारे यहाँ ड्रग माफिया बहुत बड़ा हो गया हुआ है, उसके बारे में आप ठीक है, ये उनका एजेंडा है, वो कैसे आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन खैर, मैं पहले आपकी जो शुरुआत के जो सवाल हैं, मैं कांग्रेस और एनसी दोनों से लेना चाहूंगा। नम्रता शर्मा जी, आपकी तरफ आता हूं। जी, मैं अभी सुन रही थी अपने छोटे भाई आदित्य को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज है, मुझे उनका जरा समझ नहीं आया वो क्या कहना चाहते हैं। स्टेटहुड हमारी डिमांड है और हमने फुल फ्लेज स्टेटहुड की बात की है, जिसमें हमारी जमीनों का हक हमारे पास हो, हमारी नौकरियों का हक हमारे पास हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 370 पे अब बात नहीं की जा सकती, तो हम कैसे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में
आप 371 दे सकते हैं, हिमाचल में आप स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं, तो आप स्टेटहुड विद स्पेशल स्टेटस तो दे ही सकते हैं। और हमारा जो हक था, जो आपने छीना है, आप उसे वापस कीजिए। तो कांग्रेस कहाँ कंफ्यूज है? अब अपने हक के लिए जद्दोजहद करना, लड़ाई लड़ना, सड़क पे उतरना, ये तो डेमोक्रेसी और जो कांग्रेस है वो तो वैसे भी इसी से निकली पार्टी है, इन्हीं सत्याग्रहों से निकली हुई पार्टी है। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है इस तरह की सत्याग्रह करना। और मेन चीज जो आज की बात है कि कांग्रेस चाहती तो उसके खिलाफ बोल सकती थी। जिस दिन ये पेश किया गया बिल पार्लियामेंट के अंदर, उस टाइम गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का हिस्सा थे और मुझे लगता है उस टाइम सबसे ज्यादा जो डिबेट में पार्टिसिपेशन की वो उन्होंने उस वक्त की थी। आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि आप लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, हमने सुना कि उस टाइम फारूक साहब को भी डिटेन कर दिया था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को डिटेन कर दिया, डिटेंशन जेल बना दिया गया था जब हमारी 5 अगस्त 2019 को, जिस दिन जम्मू कश्मीर को पूरी जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था, जब यहाँ से स्टेटहुड को राइट ऑफ किया गया और हमारी राइट्स को छीन लिया गया हमसे। तो कांग्रेस उस दिन से लड़ाई ये लड़ रही है। लेकिन आज भी मैं आपसे ये दोबारा कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से बीजेपी जम्मू कश्मीर को चला रही है केंद्र से और रिमोट कंट्रोल से इसे आगे चलाना चाहती है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि सब लोग साथ आए। और स्टेटहुड की मांग जो है, कल मैंने देखा कि पीडीपी ने भी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया कि हमारी रियासत जो है वो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, इनका कोर एजेंडा है कि 370 फिर से वापस आना चाहिए, ये लड़े उसके लिए। लेकिन मेन चीज तो वही है ना कि स्टेट फुल फ्लेज स्टेट 370 वाली बात रह गई थी। शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि इसको भी क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ें। 370 वाली बात आपने जो कही कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो हम कैसे बोलते। देखिए, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखी हैं और जानती हैं आप बेहतर तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है 371 और 371A दूसरी रियासतों को मिला हुआ भी है। तो हम अपने राइट्स की, चाहे कोर्ट ने कह दिया हो, तो बात क्यों नहीं हो सकती इसके ऊपर जम्मू कश्मीर के लिए? अगर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को महाराजा के जमाने से लेकर के अब तक चला आ रहा था, तो उस पर बात क्यों नहीं हो सकती? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। प्लीज। राहुल गांधी during his visit to Jammu and Kashmir during elections made very clear to press and the public that we are fighting for the state which has its own, that the land of the Jammu and Kashmir should be for the people of Jammu and Kashmir, the jobs of Jammu and Kashmir should be secured for the people in Jammu and Kashmir. It has been clearly mentioned and told. मुझे लगता है इससे ज्यादा विस्तार पूर्वक को क्या किया जा सकता है? बाकी सब स्टेट्स को, आज बिहार कह रहा है कि मेरी स्टेट को मेरा स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए, मेरी स्टेट पीछे है, स्पेशल स्टेटस के तहत उसे बराबर लाने की बहुत जरूरत है। तो मुझे लगता है ये कोई नई चीज नहीं है और कांग्रेस उसके लिए फाइट कर रही है और फाइट करके ही बात निकलेगी ना। आज हम सड़कों पे उतरे हैं, बात कर रहे हैं, दिल्ली हिल रही है, तो आज आप सुन रहे हैं कि कल कुछ होने वाला है, परसों कुछ होने वाला है। जो सिंधु घाट है बीजेपी के खेमे के अंदर भी, आज देखिए आप, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी, इतने सारे एमएलए होने के बाद, एमपीज होने के बाद भी आज भी अपना नेशनल प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। तो आप मुझे बताइए ना, आज डर तो है ना? आज हमने ये डर बनाया किसने? ये डर तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी और पूरी टीम ने बनाया ना। तो मुझे लगता है कि आज ये कहने से कि कांग्रेस कर रही है, एनसी क्या कर रही है, देखिए हमने कभी भी सत्ता के लिए ये नहीं किया। हमारे 6 लोगों ने पूरी तरह से समर्थन दिया जो रूलिंग डिस्पेंसेशन थी, ताकि, और हमने मंत्रालय नहीं लिया, सिर्फ डेमोक्रेसी को बहाल किया गया कि इलेक्शंस हुए, हम उस सिस्टम के साथ चलना चाहते थे। लेकिन हमारी फाइट जो थी स्टेटहुड के लिए, उसको हम तब भी लड़ रहे थे जब चुनाव नहीं हुए थे और आज भी लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं नासिर साहब से जवाब दे देता हूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा। नासिर साहब, अपनी जंग को जारी रखेंगे। ठीक है नासिर साहब। पहले तो मैं डिसएग्री करता हूं आदित्य, मेरे भाई आदित्य से, जिन्होंने कहा कि जब हम पीडीपी को ये कहते हैं कि आपको 2015 में बीजेपी के साथ गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए थी, तो ये रिलीजियस लाइन पे बात है। बिल्कुल रिलीजियस लाइन पे बात नहीं है। आई थिंक यू आर मिस्टेकन। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि बीजेपी वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में जिसके मैनिफेस्टो का पार्ट था कि हमें 370 हटाना है। अगर आप एक ऐसी पार्टी के साथ इल्हाक करेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे जिसका मैनिफेस्टो एजेंडा है हमें 370 हटाना है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये पहली उस बात का जवाब। दूसरी चीज उन्होंने कही 87 के इलेक्शन। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्यूज कर रहे हैं 87 के इलेक्शन रिग करने की, हमने तो कांग्रेस के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ा। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तो प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे उस टाइम पे, तो दैट मींस ही इनडायरेक्टली ये जो है अक्यूज कर रहे हैं अपने मरहूम पार्टी के जो उनके फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे, मरहूम मुफ्ती साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको अक्यूज कर रहे हैं। तो देखिए, ये बयानबाजी करना, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना,
इससे किसी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता। नहीं तो बयानबाजी तो शुरुआत आपने की है ना। मैं नासिर साहब माफ कीजिएगा इस चीज के लिए, फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत जोशीले स्पीकर हैं, लेकिन वो सीधा किसी पार्टी को कह रहे हैं भाई तुम्हारी जो ये सूरत हाल है उसके लिए सीधा पीडीपी जिम्मेदार है, हम नहीं। आमिर साहब प्लीज बोलिए। इसका एक बहुत डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट है। डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक ऐसी पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में 370 हटाना है, जो जब से वो पार्टी बनी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो 370 हटाएंगे, उस पार्टी के साथ जब आप गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो वो बहुत मेरे हिसाब से जो है पॉलिटिकली जो है उनकी भूल थी। और इसका एक इससे भी बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पीडीपी को उस वक्त समर्थन नहीं देती और मजबूरी में पीडीपी जो है बीजेपी के साथ हाथ मिलाती, तो भी बात समझ में आती। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने तो अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर किया, उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप सर हर पार्टी की अपनी अपनी समस्याएं होती है, जब आपको जरूरत पड़ी तो क्या आप बीजेपी के साथ गए कि नहीं गए? समस्याएं नहीं है। जब आप एक ऐसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जिसके मैनिफेस्टो में ही है 370 को हटाना, तो आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे। दूसरी बात देखिए, जहां तक हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टोज के जो वादे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, वो बिल्कुल उन मैनिफेस्टो पे काम कर रही है, लेकिन हर एक चीज में जो है टाइम लगता है। ये ऐसे डिसीजंस लेने में टाइम लगता है। जो आपने बात की, मेरे भाई आदित्य ने एक और इल्जाम लगाया हम पे कि आपको जो बाकी चीजें करनी होती है उसके लिए आपको जो है एलजी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अगर आपको पता था कि यूटी में इलेक्शन लड़ना है, उमर साहब को यूटी में चीफ मिनिस्टर बनना है, तो आपने क्यों लड़ा इलेक्शन? देखिए, इवन अगर आप यूटी का भी सेटअप देखें, पिछले 8 महीने से हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो है बिजनेस रूल्स को लेकर बैठे हुए हैं। वो बिजनेस रूल्स जिससे जो है आपकी यूनियन टेरिटरी का जो है चलने का जो हिसाब किताब है वो क्लियर हो जाएगा फॉर ब्यूरोक्रेट्स, फॉर ऑफिसर्स। वो क्यों नहीं साइन कर रहे हैं? वो क्यों नहीं जो है वो फाइल साइन करके वापस भेज रहे हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो है वो जो ब्यूरोक्रेट्स को है वो मिल जाए, ये बिजनेस रूल्स है, ये गवर्नमेंट के अंडर है और ये एलजी के अंडर है। वो तो नहीं कर रहे हैं वो साइन, वो 8 महीने से बैठे हुए उस फाइल को लेके। इसी तरह आप उनके पास जो फाइल भेजते हैं वो लेके बैठ जाते हैं, वो अप्रूव नहीं करते। तो जहां तक जब हम ये कहते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें काम नहीं करने दे रही है, इट डज नॉट मीन दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। हमने कई सारे फैसले लिए। हमने जो ईडब्ल्यूएस है उनका राशन का कोटा बढ़ाया, हमने जो है औरतों के लिए मुफ्त जो है सरकारी गाड़ियां जो है सर्विस वो शुरू करी। हमने इसके अलावा जो हमारी बच्चियों को यहाँ पे गवर्नमेंट की गरीब बच्चियों को गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 मिलता था मैरिज असिस्टेंट, उसको हमने बढ़ाकर 75,000 कर दिया। जो हमारा यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अलग ही एक्सपेरिमेंट करके सेशन चेंज कर दिया था, उसको हमने वापस किया। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने अभी तक की है। हाँ, जो बाकी चीजें हैं, इंशाल्लाह 5 साल का टाइम है गवर्नमेंट के पास, बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन कम्स और बिफोर वी गो बैक टू द पीपल, इंशाल्लाह हम उसमें से जो जितने भी एक वादा जो है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन जहां तक स्टेटहुड की बात है, आई थिंक पर्सनल डिफरेंसेस छोड़ के कांग्रेस को, पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, हम सबको, और मुझे नहीं लगता इवन जो यहाँ की स्टेट की बीजेपी है शायद वो ओपनली ना कह पाए, लेकिन इंटरनली वो भी चाहते हैं कि जो है स्टेटहुड रिस्टोर हो और वो जो एमएलए चुन कराएं वो भी जो है अच्छे से काम कर पाए लोगों के लिए। तो हम सबको एक यूनिफाइड आवाज में स्टेटहुड के लिए जो है मांग करनी चाहिए। जहां जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, लेकिन इल्जाम तराशियां करते रहेंगे नासिर साहब, तो कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे सभी के सभी? एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा। देखिए, इल्जाम तराशी एक तरफ से नहीं होती है। चलिए मैं दूसरी तरफ से भी ले लेता हूँ, लेकिन पहले आपके जो शुरुआती सवाल हैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैं मतलब बिकॉज बिफोर गोइंग ऑन इन दिस डिबेट, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहूंगा अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से कि जहां तक स्टेटहुड की बात है, देखिए आज हम हैं गवर्नमेंट में, हो सकता है अगली बार कोई और आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है वो वीक नहीं होनी चाहिए। और आज अगर हम पीडीपी की तरफ मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर हम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग एलजी, अगर हम उमर साहब को निशाना बनाते हैं या गवर्नमेंट को निशाना बनाते हैं कि अरे आपकी तो चलती नहीं है, अजी आपकी तो चलती नहीं है, वो इनके हित में भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन पीडीपी की गवर्नमेंट हो, क्या ये चाहेंगे कि उस वक्त उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को
एक बिल्कुल है। जहां तक मैं आदित्य साहब को समझ पाया था, उनका ये कहना था कि स्टेटहुड जो है वो आपका राइट होना चाहिए, ना कि आपका मकसद। खैर, इन तमाम तर चीजों की वजाहत बाद में चाहेंगे। आदित्य जी जवाब दीजिए तमाम तर बातों का। कांग्रेस ने जो प्रोटेस्ट आपने किया, मेरी लाइन ही कोट कर दी। हमने बिल्कुल उसका साथ दिया। हमने सिर्फ हमने ये कहा कि कांग्रेस ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कांग्रेस ने हमें कहा होता कि हम ऐसे प्लान कर रहे हैं एक प्रोटेस्ट, बिल्कुल कांग्रेस में भी सर बहुत सारे सवाल है नासिर साहब। मैं चूंकि इस चीज को लंबा नहीं खींचना चाहता, इस वजह से मैं इधर उधर बहक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज में फोकस करके रखूं मैं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से जान पाऊं और लोगों तक पहुंचा पाऊं। आदित्य जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं नासिर आपको एक बात बताता हूं कि आप कहते हैं कि आपने मेरी बात का जवाब दिया कि नहीं ये रिलीजियस लाइन पे नहीं है। हमने एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस किया जिसका मैनिफेस्टो ये कहता था कि आर्टिकल 370 वो हटाएगी। आपको नासिर साहब मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना था, रिटन डॉक्यूमेंट था। उस रिटन डॉक्यूमेंट के एवज में ये बात लिखी गई थी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने एग्री किया था, विच इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, कि आर्टिकल 370 को कोई नहीं हाथ लगाएगा जब तक पीडीपी बीजेपी की सरकार है। ये फैक्ट है, रिटन में है। क्योंकि आप काफी देर से आपकी पार्टी कंसिस्टेंटली, जो मैंने आपको पहली बात बोली ना, उसी नैरेटिव को यूज कर। आप ये बात आमिर के दर्शकों को कह सकते हैं, लेकिन मैं और कोई भी आदमी जो कश्मीर जाता है या कश्मीर की पॉलिटिक्स को समझता है, उसके सामने ये बात है कि जब आप ये बात कहते हैं, आप बेसिकली रिलीजियस लाइंस पे स्लर करते हैं एंड यू आर टोइंग द एग्जैक्ट वे इन विच द बीजेपी ऑपरेट्स। सो गुड फॉर यू। जहां तक बात रही बिजनेस रूल्स की, आपने बोला बिजनेस रूल्स नहीं होते हैं। जनाब, ये है फ्रंट जिस पर लड़ना होता है एक साथ होकर। स्टेटहुड आपका हक है, उसको आपको डिनाई नहीं, उसके लिए आपको एक कटोरा लेकर मांगना नहीं है कि जनाब हमको दो स्टेटहुड। वो आपका हक है, उसके लिए आप कभी भी सड़क पे उतर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने तरीका जो आजमाया है, वो आपने आजमाया कि हम इसका सेहरा पहनना चाहते हैं अपने सिर पे, इसलिए मैं जाकर बीजेपी की जी हुजूरी करूंगा, प्राइम मिनिस्टर की जी हुजूरी करूंगा और मुझे मिल जाएगा। जो कांग्रेस ने किया वो ऑब्वियसली आपका जब कहना कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया, आप ये कहना चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड नो आइडिया कि कांग्रेस एक ऐसा मोशन मूव कर रही है या वो लोग वहां जाना चाहते हैं, दिल्ली तक जाना चाहते हैं प्रोटेस्ट करते हुए। यू आर ट्राइंग टू टेल मी दैट यू हैड नो आइडिया वंस दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट इन कश्मीर, देन दे केम टू जम्मू, और जम्मू से गाड़ियां भर के गए 5 दिन में, आपको 5 दिन में पता ही नहीं चला। द ओनली थिंग वाज दैट व्हाट कांग्रेस डिड वाज समथिंग टेकिंग अवे द क्रेडिट, बिकॉज आप और कांग्रेस इस टाइम पे चाहते हैं कि स्टेटहुड आए और उसका सेहरा हम पहने, विच इज पॉलिटिकल शॉट। लेकिन इसके अंदर कैजुअलिटी जो हो रही है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की हो रही है। आप मुझे काम के लिहाज से बताना। आपने कहा आप मैनिफेस्टो से कर रहे हैं, जनाब मुझे बता दें आपने कहा दिए 200 यूनिट बिजली। आपने कहा कि सिलेंडर कहां है, छोड़ो आप सिलेंडर, रिजर्वेशन। आपने कमेटी बनाई, उस कमेटी के पहले टाइमलाइन सेट की। आपके मेंबर पार्लियामेंट, हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली वहीदुल रहमान परा सीएम के दरवाजे पहुंचते हैं, डेपुटेशन जाती, लोगों की डेलीगेशन अंदर जाती है, फिर आप 6 महीने का टाइम सेट करते हो। 6 महीने का टाइम सेट करने के बाद अब वो फिर से बैठ गई है, गायब हो गई है। सो बेसिकली यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट डूइंग एग्जैक्टली व्हाट यू हैव सेड। आपका जो मैनिफेस्टो है, आपको अपना मैनिफेस्टो ही दिन में 10 बारी पढ़ के आपको समझ आएगा कि आपने कुछ भी नहीं किया उनमें से, आपने स्टेप भी नहीं लिया है पहला। अगर आप मुझे बताएं कितना आसान काम था, दरबार मूव तो आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। मैंने चीफ मिनिस्टर को खुद, जब वो डेजिग्नेट चीफ सीएम थे, मैंने तब चिट्ठी लिखी। जब वो चीफ मिनिस्टर फुल पे 6 महीने हो गए, मैंने फिर उनको चिट्ठी लिखी। बट वो दरबार मूव तो आपका कॉल है। चलो 280 करोड़ बचाने के लिए आप बीजेपी का एजेंडा सर्व कर रहे हो। आपको पता है दरबार मूव का पर्पस क्या था? दरबार मूव जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बॉन्ड था, दोस्ती बनाकर, एक आपस में सेल्फ इंटरेस्ट बैठ के रहता था, आपस में आपने रिश्ते अच्छे थे। उस चीज को तोड़ा है, बिकॉज बीजेपी की पॉलिटिक्स है जम्मू वर्सेस कश्मीर, और अब आप एग्जैक्टली सेम चीज ब्लर कर रहे हो। चलिए खैर उसका जवाब लेंगे, लेकिन मैं आदित्य जी एक शॉर्ट में मैं आपसे इतना जरूर पूछूंगा कि अभी जो कांग्रेस कह रही है और एनसी कह रही है कि फिलहाल जो जरूरत है लोगों की स्टेटहुड, उसके लिए पीडीपी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्या आप तैयार है? आमिर, ये मेरे को बताओ, लोगों को स्टेटहुड जो है वो क्यों चाहिए? आप मुझे बताओ। लोगों को काम चाहिए, डिपार्टमेंट आपके पास है, हाउसिंग एंड अर्बन आपके पास है, आप रेगुलराइज करो लैंड घरों को, क्यों नहीं कर रहे हो? खड्डों का प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप करो उसको रेगुलराइज। आपके पास टूरिज्म है, प्रमोट टूरिज्म। आप चीफ मिनिस्टर टूरिज्म मिनिस्टर है ना जम्मू कश्मीर के, आप मुझे बता दो चीफ मिनिस्टर के पिछले 10 महीने में उन्होंने एक भी हिस्सा जम्मू डिवीजन का छुआ हो उस टूरिज्म के मामले में? ही इज जस्ट प्लेइंग।
वो उन्होंने खुद बना दिया कि जनाब हमें रियासत चाहिए, फिर ही हम काम कर पाएंगे। ये आपकी अपनी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी किस पॉइंट पे हारी दिल्ली इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उन्होंने स्कूल्स बेटर किए, उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया। आप बताएं हमारी डिस्पेंसरीज बेटर हुई हैं? सकीना ईटू है ना मिनिस्टर, उसकी हुई? कहीं नहीं हुई। आप देखिए हमारा एजुकेशन सेटअप ऐसे हुआ। आप किसी पंचायत के अंदर जाके स्कूल को देख लो, एक मिनट, आप कहीं पर जाके आप देखिए जुडिशियल इंक्वायरी, एक लड़के को छाती में गोली मार दी पुलिस ने, उसकी जुडिशियल प्रोब की पावर चीफ मिनिस्टर के पास है, उतनी तक बात नहीं हो रही है। तो आप मुझे बताएं ना, हर चीज के लिए बहाना स्टेटहुड है। स्टेटहुड इज अ कैमोफ्लेज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इस्तेमाल कर रही है। एंड आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग कांग्रेस कि आप बिल्कुल गलत राह चल पड़े। चलिए नम्रता जी से पूछ ही लेते हैं कि आपकी राह क्या है भाई, क्योंकि अभी तक जो चीजें समझ में आ रही है वो रास्ते सही नहीं आनी चाहिए जी। स्टेटहुड हमारा मुद्दा है या नहीं है? स्टेट का मुद्दा है या नहीं है? लोगों का मुद्दा है या नहीं है? स्टेट ना होने के कारण हमें तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है? स्टेट होना जरूरी है या नहीं है? या यूटी से ही पीडीपी खुश है? इसका जवाब तो देना होगा ना। हम We are not power hungry people. We fought elections in UP. ये प्राइमरी फोकस नहीं है नम्रता जी। We stayed out of power. एक वीक चीफ मिनिस्टर की डेमोन्स्ट्रेशन है। Because he got the majority seats and we wanted BJP to stay apart. So we supported Umar Abdullah outside. So I want to make it very clear कि हमारा एजेंडा स्टेटहुड पहले भी था, हमारे मैनिफेस्टो में था, हमारे मैनिफेस्टो में है और हम वो लेके रहेंगे। अपने लोगों के लिए जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं, सड़क से लेके संसद तक, वो जंग हमारी जारी रहेगी, चाहे वो पार्लियामेंट लगे चाहे असेंबली लगे। हमारी जो जंग है वो हम लड़ते रहेंगे, सड़क पे लड़ेंगे और मुझे लगता है मजबूर करेंगे केंद्र को कि वो हमारी स्टेटहुड को बहाल करे। चलिए, अगर मिल भी गया, मान लीजिए कि स्टेटहुड आपको मिल गया, अभी 8 तारीख को समाप्त है, अगर मान लीजिए कि मिल भी गया तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? स्टेट हमारे पास होगी, यहाँ का टूरिज्म तो आप कह रहे हैं जहां तक आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं इस मामले में, जहां तक मुझे लॉ पता है उस हिसाब से लेजिस्लेटर जो स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, हुकूमत खत्म हो जाएगी। अगर मैं सही हूं तो being smuggled into Jammu and Kashmir, how are weapons being smuggled into Jammu and Kashmir? जिस तरह से जम्मू की जो परिस्थितियां बना के नहीं नम्रता जी, मुझे एक 30 सेकंड दे दीजिए। मैं आप तीनों से वजाहत जरूर चाहूंगा, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं सिर्फ ये समझूंगा कि मान लीजिए स्टेटहुड मिल गया आपको, तो आपके पास जाहिर है कि जो आपका लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर है वो ढह जाएगा और फिर से इलेक्शन की बात शायद सामने आए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस चीज के लिए आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे, तो जाहिर है कि आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और दोबारा अवाम इसी सिस्टम में आएगी, यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। तो उसके बाद अवाम के पास आप लोग क्या लेकर के जाएंगे? साल भर में तो कुछ हुआ नहीं, अभी साल वैसे हुआ नहीं। अगर साल भर में कुछ नहीं हुआ तो उसका जवाब एनसी देगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जवाब देने को, ये देखिए, आज जवाब देने की बात तो लोग भी जानते हैं ना कि यूटी, हमने दिल्ली के अंदर चीफ मिनिस्टर को अंदर करते देखा, प्रधानमंत्री को, तो हमने देखा यूटी के अंदर किस तरह से काम, और ये खाली मैंने नहीं देखा, मीडिया के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में लोगों ने देखा कि यूटी को नहीं चलने दिया जाता, यूटी के सीएम्स को काम करने नहीं दिया जाता इस बीजेपी सरकार द्वारा। यहाँ पे जो एलजी बिठाए जाते हैं वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक ढांचे को खत्म करने के लिए, उसका विध्वंस करने के लिए बिठाए जाते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ अपनी इकोनॉमी को बंद होते देखा, हमने जम्मू के बाजारों को खत्म होते देखा, हमने रघुनाथ बाजार की शान को खत्म होते देखा, हमने गोल मार्केट की बाजार को खत्म होते देखा, अप्सरा ग्राउंड की। तो मुझे लगता है कि तमाम चीजें जो हैं, जिस तरह से हमारे व्यापार को धक्का लगा है जम्मू के लोगों को, इसके लिए कोई जिम्मेदार है? हमारी नौकरियों को आउटसोर्स कर दिया गया, उसके लिए कोई जिम्मेवार है? तो भारतीय जनता पार्टी है। आप आज जो भी मसले मसाइल उठा रहे हैं, फ्री हैंड होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास या नहीं? या आप ये मानते हैं कि चीफ मिनिस्टर को धक्के दिए जाने चाहिए एक पुलिस के द्वारा? नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता और इसी वजह से मैं हर एक बारीकी को आपसे समझ रहा हूँ। क्या ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है? क्या ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? तो मुझे लगता है ठीक है, मैं नम्रता जी बिल्कुल है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। नासिर साहब पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि अगर स्टेटहुड मिल जाए तो क्या होगा, क्या बदलेगा? सब कुछ बदल जाएगा। कैसे? पहली चीज, आपकी हुकूमत तो रहेगी नहीं। हाँ, मैं पहले तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि इलेक्शन नहीं कराना। तो गुजरात को all they have to do is alter reorganization act, और उसके कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि नए इलेक्शन कराने होंगे, सिर्फ जो है यूटी के स्टेटस को स्टेट के स्टेटस में बदलना है। एनीवे, कमिंग बैक टू
इवन हमारे चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है, अगर वो प्री रिक्विजिट है, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्री रिक्विजिट है कि आपको स्टेटहुड देने के लिए हमें जो है नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे, हम तो तैयार हैं उसके लिए। तो वो लोगों को, हमारे बीच की बात है ना, लोगों को फैसला करने दीजिए, हम जाएंगे लोगों के पास। आप ये बहाना मत लीजिए कि आपको नया इलेक्शन कराना पड़ेगा तो इसलिए हम स्टेटहुड नहीं देंगे। आप दीजिए स्टेटहुड, अगर नया इलेक्शन ही कराना है कराइए, हम जाएंगे लोगों के पास। और हमें पता है कि लोग जानते हैं कि हमारी इंटेंशंस क्या है, हमारी नीयत क्या है, और हमारी गवर्नमेंट को फेल करने के लिए कैसी कैसी साजिशें की जा रही है। जो आप सवाल पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस होगा, सारा निजाम बदल जाएगा। जो अभी आपका ड्यूअल कंट्रोल है, जो अभी आपके आईएएस ऑफिसर्स एलजी को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं या किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स है, जो रिपोर्ट कर रहे हैं एलजी को, जो है गवर्नमेंट की बात सुनने पे मजबूर हो जाएंगे, उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि पावर सेंटर एक ही है, आपको चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करना है, और वाकई लोगों की जो एस्पिरेशंस है वो पूरी हो पाएंगी। जब तक ये ड्यूअल कंट्रोल रहेगा और जो ये पावर ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की, पोस्टिंग्स करने की एलजी के पास रहेगी, आप कैसे अकाउंटेबिलिटी चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे इन ऑफिसर से? ठीक है, मैं आदित्य जी की तरफ आ जाता हूं। मैं नासिर साहब मुकम्मल जवाब आपसे लूंगा, मुझे माफ कीजिएगा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मुझे माफ कीजिएगा। नासिर साहब, मैं आपसे पूरा जवाब लूंगा। आदित्य जी प्लीज। जी, जो सवाल उठ रहे हैं, देखिए मैं बहुत ज्यादा कानून का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, तो मुझे बेहतर तरीके से समझाइए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं या इन लोगों के अपने दावे हैं, उस बीच में मुझे कहीं ना कहीं झोल नजर आ रहा है। अगर आप बेहतर तरीके से समझा पाए तो। इसके अंदर बड़ा सीधा सा सवाल है। आप इनसे पूछे, ये कहते हैं क्या, आपने पूछा कि क्या बदल जाएगा, आप इनको पूछा इस टाइम पे आपसे कौन सी ऐसी पावर, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको आपको चलाने में दिक्कत आ रही है? पुलिस है ना, और अफसरों की सैल्यूट नहीं है आपके पास। यही 2 चीजें प्रॉब्लम है। बिल्कुल। मैंने आपको भी हाईलाइट किया कि मेडिकल कॉलेजेस को या डिस्पेंसरीज के अंदर इक्विपमेंट प्लेस करना है, वो आप कर सकते हैं, वो तो मिनिस्ट्री आपके पास है। स्कूल बेटर कर सकते हैं, वो भी आपके पास है। आप यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जॉब के लिए रिजर्वेशन के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सिडको की जमीनें हैं या सीकॉप की जमीनें जो बाहर की इंडस्ट्री को दिया जा रहा है, उसमें हम 50% रिजर्वेशन रखेंगे फॉर लोकल डोमिसाइल। ठीक है, ये बेसिक सवाल है जिसका मैं जवाब ले लूंगा। नम्रता जी, मैं फाइनल कॉल के लिए आपकी तरफ आऊंगा। नासिर साहब, अब बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैं यही समझना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि अकाउंटेबल, देखिए फॉर एग्जांपल कोई कमिश्नर सेक्रेटरी है जो काम नहीं कर रहा है और वो काम में जो है रोड़ा अटका रहा है। नहीं, वो जवाब दे दीजिए। आदित्य जी को बीच में जो मैंने लाया था, इसी वजह से लाया था, वो जवाब असल में अभी तक नहीं मिला। ओके, सो दूसरी चीज, जब आपके पास मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल नहीं होना चाहिए। पीडीपी आज ये चाहती है। क्या आदित्य जी, मैं बिल्कुल सोच रही हूँ कि आप स्टेटहुड के खिलाफ हैं? आदित्य जी ने 2 चीजें क्लियर कर दी। एंड में आदित्य जी ने 2 चीजें क्लियर कर दी जी। एक तो ये कि पीडीपी को स्टेटहुड नहीं चाहिए, एक तो ये पीडीपी को बिल्कुल स्टेटहुड नहीं चाहिए। दूसरा ये कि पीडीपी इनको फर्क नजर नहीं आता कश्मीर की पॉलिटिक्स करना चाहती है। क्या फर्क होता है? क्या ये सही नहीं है नासिर साहब के नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस सिर्फ बीजेपी का भूत दिखा करके या बीजेपी का चूरन बेच करके जो है आवाम को गुमराह करती है? इस तरह के इल्जामात हैं। मेरा ख्याल नहीं है ना हमारे पास संतरी है। हमने कौन सा चूरन बेचना है? मुझे आप बताइए ना। एक चीज बहुत मुझे आज हंसी आ रही है आदित्य जी, आप मुझे एक बात बताइए। हमारे पास तो ना मंत्रालय है, हम तो स्टेटहुड की मांग हमारे मैनिफेस्टो में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जिसकी फाइट हम अब लड़ रहे हैं आफ्टर इलेक्शंस। चाहे हमारे 6 एमएलए हैं, हम ये दोबारा से चुनावों में जाने के लिए भी तैयार हैं कि स्टेटहुड बहाल करें। पहली बात, स्टेट और उसमें जो डिफरेंस है, हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह से इन्होंने काम नहीं करने दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए थे? कि अगर हम दिल्ली का नक्शा देखते, चुनाव तो लड़ने थे ना, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हमने कभी चुनावों से बहिष्कार नहीं किया। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, हमने कभी चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि लोगों को कहा कि आप मेन स्ट्रीम से जुड़िए, आप चुनावों में हिस्सा लीजिए। मिलिटेंसी के उस दौर में भी हमने लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया। हमने डेमोक्रेसी में उनका जो विश्वास था उसको मजबूत किया। आप मुझे एक बात बताइए सरल भाषा में कि यूटी में आप कमिश्नर सेक्रेटरी अगर अपॉइंट आप करते हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप उसे ट्रांसफर करेंगे और उसको अच्छी पोस्टिंग देंगे, प्राइम पोस्टिंग देंगे। आपका मन पसीदा शख्स उस तख्त पे बैठता है तो वो क्या काम मेरे कहने पे करेगा? आप भली भांति चाहते हैं इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को, किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं। तो आपका ये कहना कि
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता है जब आपका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप किसी और द्वारा चलाया जाए और दो कमांड सुन नहीं सकता एक ऑफिसर। वो कैसे सुनेगा? इफ आई एम सेइंग यस और एक कुंडली मार के उसके ऊपर गवर्नर बैठ जाए कि मैं इस फाइल को पास ही नहीं करूंगा, तो व्हाट कैन अ लीडर डू देन? लड़ाई तो यही है ना कि आप दे दीजिए, उसके बाद हम उमर अब्दुल्ला से पूछेंगे कि भैया आप काम क्यों नहीं कर रहे, आपसे कौन से काम में रुकावट आ रही है। पर आप दीजिए तो सही, स्टेटहुड फुल फ्लेज पावर्स तो दीजिए, बिजनेस रूल्स को डिसाइड तो कीजिए। मनोज सिन्हा के हाथ से उसे छोड़िए तो सही, वो जो कुंजी उन्होंने पकड़ रखी है उसको उनके हाथ से छुड़वाइए तो सही, फिर पूछने का हक है ना। अभी तो आप हर चीज पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं। आपने देखा सिग्नेचर्स बाय द सिग्नेचर्स ऑफ गवर्नर एलजी, कितने सारे डिसीजंस हुए, कितनी ट्रांसफर्स उनके कहने पे हुई, अभी भी कितनी पावर्स उन्होंने अपने पास। मैं नासिर साहब से पहले ले लेता हूं, उसके बाद आदित्य जी की तरफ आऊंगा। लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, घर पे भी जब 2 सदस्य कमांड करने लगे, अगर एक हेड ना रहे तो वो घर भी बिखर जाता है। तो इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से 25 एमएलए जिनको चुन के इस बार 27 और 28 हो गए बीजेपी के, इसको आग लगाने का, इस जम्मू को आग लगाने का काम उन भारतीय जनता पार्टी के उन एमएलए ने किया है। और मुझे लगता है वो पूर्ण रूप से दोषी है कि जम्मू कश्मीर को उनका हक नहीं मिल रहा। चलिए नासिर साहब प्लीज टाइम कम, प्रधानमंत्री को इसके लिए जिम्मेवार मानती हूं। शर्मा जी, मैं नासिर साहब को थोड़ा टाइम दे दीजिए, फिर उसका वक्त खत्म हो जाएगा जी। तो नम्रता जी ने बहुत तफसीलन बता दिया कि स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की डिबेट से 2 चीजें तो क्लियर हो गई कि एक तो ये कि पीडीपी को स्टेटहुड नहीं चाहिए, पीडीपी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है स्टेटहुड में। वो एलजी की जुबान बोल रहे हैं कि सिर्फ होम जो है मेरे पास है, बाकी सब तो उनके पास है, लेकिन कमिश्नर सेक्रेटरीज को जो है मैं काम नहीं करने दूंगा, डीसी को जो है मैं काम करने नहीं दूंगा, और ये सरकार फेल होनी चाहिए। जो एलजी साहब चाहते हैं वही पीडीपी चाहती है। दूसरी चीज, आदित्य जी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद बीजेपी की तरफ जो है, जो ये कह रहे थे कि हमें दिशा नहीं मिल रही है, इनको शायद दिशा मिल गई है बीजेपी की तरफ जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप जम्मू वर्सेस जो है पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। आपने दरबार मुंह की बात की, पिछले विंटर्स पूरे जो है 3 महीने जो है हमारे चीफ मिनिस्टर भी जम्मू में रहे, हमारे मिनिस्टर्स भी जम्मू में रहे, तो अनऑफिशियली दरबार मुंह ऑलरेडी हो चुका है। चलिए दरबार मुंह पे भी हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आदित्य जी फाइनल कॉल आपकी, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन है वो साफ तौर पे वही है जो अब तक जिस पैटर्न पे एनसी चलती आई है। जवाब दीजिए। देखिए सीधी बात है सर, पीडीपी का एक स्टेट है, हम चाहते हैं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ हम उसके खिलाफ पूरा, जिसका मतलब रियासत के 2 फाड़ करना, 370 तोड़ना, 35 अंदर करना, डिटेंशंस करना, जो उस दिन डिटेंशंस हुई उन सब, उस हर चीज के खिलाफ जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम उस पूरी चीज के खिलाफ है। अब ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिक कर लिया एज पर देयर कन्वीनियंस कि उनको कौन सा हिस्सा करना है। जहां तक बात रही जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की, मैं आपको साफ बताना चाहता नासिर कि पीडीपी बनी भी नहीं थी जब जम्मू वर्सेस कश्मीर क्रिएट किया था, और उसकी क्रिएशन में सबसे बड़ा हाथ अब्दुल्ला का ही था। ये आप फैक्ट है, चाहे वो शेख साहब रहे हो, क्या उसके बाद फारूक साहब रहे हो, ये एक ब्रू करती हुई चीज है। चलिए अगर तारीख में हम जाते हैं तो यकीनन बहुत सारी परतें हैं जो खुलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन चूंकि वक्त कम है तो इतना जरूर साफ है कि इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला रुकेगा नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि पीडीपी का अपना स्टैंड है कि हमें सिर्फ स्टेटहुड नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा राइट है, हमारा मकसद नहीं है। हमें 5 अगस्त का जो स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का था सेम वही चाहिए। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कहना है कि सूरत हाल जो हमारी है अभी, जो मौजूदा सूरत हाल में जो हमें मिलना चाहिए, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो चीज हमें दी जाए। बाद की बातें बाद में देखी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नम्रता जी, नासिर साहब बहुत खूबसूरत बातचीत के लिए, और आदित्य जी चूंकि वक्त कम है इस वजह से ज्यादा आप लोगों से नहीं समझ पाया, नहीं पहुंचा पाया लोगों तक, लेकिन हाँ